सबसे पहले आप ये विजुअल्स देखिए। ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की विजुअल्स हैं। अब 20 जून की खबर देखिए। मुंबई को पेयजल देने वाली 7 झीलें सूखने की कगार पर थीं। बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी को पानी की सप्लाई में कटौती करनी पड़ी। 10 दिन पहले जिस मुंबई में पीने के पानी की किल्लत थी, वो बाढ़ में डूबा हुआ है। ये कहानी सिर्फ मुंबई की नहीं है। चेन्नई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, आप हाल ही में बसे किसी भी आधुनिक महानगर को उठाकर देख लीजिए। पहली बारिश में सड़क पर स्विमिंग पूल बनने के विजुअल आना शुरू हो जाते हैं। इन शहरों की महानगर पालिकाओं का बजट सैकड़ों करोड़ों का है, लेकिन पानी की निकासी जैसी बेसिक समस्या दशकों से हल नहीं हो पा रही। और ये उस देश में हो रहा है जिसने इतिहास के पहले नगर बसाए। आज से 5000 साल पहले जिस सभ्यता ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर बसाए हों, वहां आज के दौर में कूड़ेदान जैसे शहर में हमें रहना पड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम भारत के लकवाग्रस्त बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की परतें उधेड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ, आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा और आपको सब हकीकत सामने समझ में आएगी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। कहानी की शुरुआत इतिहास से करते हैं। साल 1827 भरतपुर की जंग में लड़ने के बाद 27 साल के अंग्रेज सैनिक जेम्स लुइस का मन जंग से उकता चुका था। वो पूर्व में बसे रहस्यमयी देश भारत की यात्रा का मंसूबा काफी दिन से बना रहा था। उसके साथ का एक और फौजी था, रिचर्ड पॉटर, जिसके पैरों में चक्कर था। दोनों ने सलाह की और आगरा की छावनी से भाग छूटे। प्लान था कि पंजाब के रास्ते अफगानिस्तान तक जाएंगे। बीच में लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह से मिलने की भी योजना थी, लेकिन जब दोनों हड़प्पा पहुंचे तो उन्हें कुछ खंडहर दिखाई दिए। जेम्स लुइस ने तब तक अपना नाम बदलकर चार्ल्स मेशन कर लिया था। इतिहास को लेकर मेशन की गजब की दिलचस्पी थी। उसने हड़प्पा में रहकर उन खंडहरों के स्केच बनाए और उसे एक किताब की शक्ल में छपवाया। चार्ल्स मेशन ने इत्तेफाक से दुनिया की सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता खोज ली थी। इसे बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। आज सिंधु घाटी के 1400 से ज्यादा केंद्रों को खोजा जा चुका है। 5000 साल पुरानी इस नगरीय सभ्यता में पानी के स्टोरेज और निकासी की समुचित व्यवस्था थी। मतलब नगर बसाने के जो सबक आज से 5000 साल पहले सीख लिए गए थे, मगर वो आज के चीफ इंजीनियर और जो टाउन प्लानर्स हैं हमारे देश के, जो मोटी मोटी सैलरी लेते हैं, वो नहीं सीख पा रहे हैं। इतिहास के पन्नों से निकलकर अब बात करते हैं मौजूदा हालात की। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से अर्बनाइज होती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान कहते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत की शहरी आबादी करोड़ों की संख्या में और बढ़ेगी। मतलब अगले कुछ दशकों में लाखों नहीं, करोड़ों लोग गांवों से शहरों की तरफ आएंगे। उन्हें सड़क चाहिए होंगी, पानी चाहिए होगा, सीवर चाहिए होगा, अस्पताल चाहिए होंगे, सार्वजनिक परिवहन चाहिए होगा और सबसे जरूरी, ऐसे शहर चाहिए होंगे जो सिर्फ दिखने में स्मार्ट ना हो या कागजों में स्मार्ट सिटी ना हो, बल्कि रहने लायक भी हो। यही तो सोच लेकर 2015 में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया। बड़ा लक्ष्य था, देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजना। वादा था कि तकनीक का इस्तेमाल होगा, डिजिटल गवर्नेंस होगी, बेहतर सड़कें होंगी, ड्रेनेज सुधरेगा, पानी की व्यवस्था बेहतर होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत होगा, सार्वजनिक जगहों का विकास होगा, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाए जाएंगे। यानी शहरों को सिर्फ बड़ा नहीं, स्मार्ट बनाया जाएगा। सुनने में सब कुछ शानदार लगता है और सच ये भी है कि इस मिशन के तहत हजारों परियोजनाएं पूरी भी हुई। कई शहरों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने, कई जगह स्मार्ट क्लासरूम बने। कोविड के दौर में इन्हीं कंट्रोल सेंटर्स ने कई शहरों में इमरजेंसी रिस्पांस संभाला। यानी तस्वीर का एक अच्छा पक्ष भी है, लेकिन अगर तस्वीर सिर्फ इतनी अच्छी होती तो आज ये वीडियो बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ती? क्योंकि दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा जटिल और कहीं ज्यादा परेशान करने वाली है। आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च हुए, हजारों परियोजनाएं पूरी हुई, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय शहर वास्तव में ज्यादा रहने लायक बने या सिर्फ कुछ इलाके ज्यादा चमकदार हो गए? स्मार्ट सिटीज मिशन का मकसद था शहरों को भविष्य के लिए तैयार करना, लेकिन अलग अलग संस्थानों की रिपोर्टें बताती हैं कि इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ पैसे की नहीं थी, बल्कि प्राथमिकताओं की थी। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी सीपीआर की एक स्टडी बताती है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत औसतन किसी शहर के सिर्फ करीब 7% हिस्से को एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के लिए चुना गया। कुल फंडिंग का लगभग 80% हिस्सा इसी पर खर्च हुआ। यानी पूरे शहर को स्मार्ट बनाने की बजाय शहर के एक छोटे से चमकदार हिस्से को और बेहतर बनाने की कोशिश की गई। अब इसे ऐसे समझिए कि किसी शहर की आबादी 20 लाख है, लेकिन विकास का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ उस इलाके में हो जहां 2 लाख लोग रहते हैं।
तो बाकी 18 लाख लोगों के लिए क्या बदला? यही सवाल इन रिपोर्ट्स में उठाया गया था। रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि कई शहरों में तकनीक पर तो खूब खर्च हुआ, लेकिन सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी प्राथमिकता नहीं बन पाया। अगर सड़क पहली बारिश में डूब जाए, अगर नालियां पानी नहीं निकाल पाए, अगर सार्वजनिक परिवहन कमजोर रहे, अगर फुटपाथ पैदल चलने लायक ना हो, तो क्या सिर्फ डिजिटल स्क्रीन किसी शहर को स्मार्ट बना सकती है? इसी मिशन पर काम करने वाले शोधकर्ताओं ने एक और दिलचस्प बात कही। कई शहरों में विकास की योजना बनाते समय सबसे ज्यादा आवाज उन्हीं इलाकों की सुनी गई जो पहले से अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में थे, जबकि जिन बस्तियों को सबसे ज्यादा बुनियादी सुविधाओं की जरूरत थी, उनकी भागीदारी सीमित रही। यानी सवाल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है, सवाल इस बात का भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर किसके लिए बनाया जा रहा है। एक और आंकड़ा देखिए, सीपीआर की रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्ट सिटीज मिशन के परिवहन बजट का लगभग 40% हिस्सा सड़कों और पार्किंग पर खर्च हुआ, करीब 20% सार्वजनिक परिवहन पर और बस सेवाओं पर महज 2%, जबकि भारत के शहरों में हर दिन करोड़ों लोग बसों पर निर्भर रहते हैं। यानी जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां सबसे कम निवेश दिखाई देता है। फिर बात आती है ड्रेनेज और जल निकासी की। यही सबसे बड़ी विडंबना दिखाई देती है, क्योंकि किसी भी शहर की असली परीक्षा उद्घाटन वाले दिन नहीं होती है। उसकी असली परीक्षा होती है पहली तेज बारिश में। अगर बारिश का पानी 2 घंटे में निकल जाए तो समझिए योजना सफल। अगर वही पानी 2 दिन तक सड़कों पर खड़ा रहे, जमा रहे, तो समझिए कहीं ना कहीं प्लानिंग कमजोर रही। यही वजह है कि हर साल की तरह इस साल भी बारिश ने कई शहरों के दावों की परीक्षा ली, पोल खोलकर धर दी। और जो तस्वीरें सामने आई, उसने कई पुराने सवाल फिर खड़े कर दिए। सबसे पहले चलते हैं मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी। कुछ ही दिन पहले यही शहर पानी के संकट से जूझ रहा था, आपको पता था, खबर भी हमने की थी। जलाशयों में सिर्फ करीब 40 दिन का पानी बचा था। बारिश नहीं होती तो पानी की कटौती की नौबत आ गई थी। फिर मानसून आया और कुछ ही घंटों में तस्वीर पूरी तरीके से पलट गई। सड़कें नदी बन गई, कई इलाकों में जल भराव हो गया, पेड़ उखड़ गए, उड़ानें प्रभावित हुई, स्कूल बंद करने पड़े, लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। मुंबई में मानसून कोई नई घटना नहीं है। ये शहर हर साल भारी बारिश देखता है, यहाँ की औसत वर्षा कोई रहस्य नहीं है। तो फिर हर साल वही जल भराव क्यों? हर साल वही ट्रैफिक जाम क्यों? हर साल वही आपातकाल जैसी स्थिति क्यों? लेकिन इस बार की बारिश सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रही। इसने महाराष्ट्र के सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक को भी पहली बड़ी चुनौती दी थी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक करीब 6700 करोड़ रुपए की लागत से बना, करीब 13 किलोमीटर लंबा नया मार्ग, 2 विशाल सुरंगें, देश का सबसे ऊंचा केबल स्ट्रे ब्रिज। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का सबसे मुश्किल हिस्सा था खंडाला घाट, करीब 20 किलोमीटर का ऐसा सेक्शन जहां तीखे मोड़, खड़ी ढलान और लंबा ट्रैफिक जाम आम बात है। इसी हिस्से को बाईपास करने के लिए करीब 6700 करोड़ लगाकर ये मिसिंग लिंक बनाया गया। दावा था कि अब ये पुराना घाट जो है वो इतिहास बन जाएगा, सफर तेज होगा, सुरक्षित होगा, जाम कम होंगे। लेकिन उद्घाटन के सिर्फ 9 हफ्ते बाद पहला बड़ा मानसून आया और लैंडस्लाइड ने पूरे प्रोजेक्ट को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। रिटेनिंग वॉल को नुकसान पहुंचा, मुंबई जाने वाली लेन बंद करनी पड़ी और सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि जिस पुराने घाट मार्ग से छुटकारा दिलाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसी पुराने रास्ते पर ट्रैफिक वापस मोड़ना पड़ा। सवाल ये नहीं है कि पहाड़ों में लैंडस्लाइड क्यों हुई, प्राकृतिक आपदाएं किसी के नियंत्रण में थोड़ी ना होती हैं, लेकिन सवाल ये जरूर है कि जिस परियोजना को हर मौसम के लिए तैयार बताया गया था, क्या उसकी जल निकासी, ढलानों की सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन पहले ही मानसून की परीक्षा के लिए पर्याप्त थे? ये सवाल पूछा जाना कि नहीं पूछा जाना चाहिए। यही सवाल अब सिर्फ महाराष्ट्र से सीमित भी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी लगभग ऐसी ही तस्वीर सामने आई। गंगा एक्सप्रेसवे करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना, इससे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गिना गया। दावा था कि ये सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं होगा, ये प्रदेश के आर्थिक विकास की नई रीढ़ बनेगा। लेकिन उद्घाटन के कुछ ही समय बाद पहली तेज बारिश ने दूसरी कहानी लिख दी और नाव के पास एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली लिंक रोड पर कटाव शुरू हो गया। मिट्टी बह गई, सड़क का हिस्सा धंस गया, साइड स्लोप खिसक गई, ड्रेनेज को नुकसान पहुंचा, आनन में मरम्मत शुरू हुई। लेकिन कुछ ही समय बाद उसी जगह फिर कटाव की खबरें आने लगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भी ऐसा ही हाल था। धसा हुआ वीडियो सामने आया था, वो आपने देखा भी होगा। हालांकि बाद में उसकी मरम्मत करा दी गई। निर्माण एजेंसी ने कहा था, उन्नाव वाले बता दूं आपको बात में, कि पहली बारिश में समस्याएं ऐसी आती रहती है, मरम्मत कर दी जाएगी। लेकिन सवाल सिर्फ मरम्मत की नहीं है, सवाल उस सोच की है कि क्या हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता का पैमाना उद्घाटन है या उसकी उम्र। अगर पहली बारिश के बाद ही किसी परियोजना पर सवाल उठने लगे तो जनता ये पूछेगी ही कि आखिर क्वालिटी कंट्रोल कहाँ था। अब अगर आपको लग रहा है कि समस्या सिर्फ एक्सप्रेसवे तक सीमित है तो गलत है आप। तो जरा आपको अब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल भी दिखाते हैं।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर मॉनसून की पहली तेज बारिश और A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन, जहां प्लेटफॉर्म की छत से पानी झरने की तरह गिरने लगा। यात्री छत के नीचे खड़े होकर भीगते रहे, प्लेटफॉर्म पर पानी भी भर गया। ऐसे विजुअल वाराणसी से भी आए। उधर शहर के अंडरब्रिज डूब गए हैं, सड़कों पर पानी भर गया है, कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। यही वो तस्वीर है जो हमें एक और बड़ी समस्या की तरफ ले जाती है, भारत में अर्बन फ्लडिंग यानी शहरी बाढ़। ये सिर्फ ज्यादा बारिश की वजह से नहीं होती, ये अक्सर खराब ड्रेनेज प्लानिंग, अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शंस, तालाबों और नालों पर अतिक्रमण और जहां तहां होते निर्माण का नतीजा भी होती है। यही वजह है कि स्मार्ट सिटीज मिशन पर आई कई रिपोर्ट्स में ड्रेनेज प्लानिंग को बड़ी चुनौती बताया गया। IIT रुड़की की एक स्टडी में भी कई शहरों में सड़कों और ड्रेनेज को लेकर लोगों की संतुष्टि बेहद सीमित पाई गई। कहीं स्ट्रीट लाइट बेहतर हुई लेकिन ट्रैफिक जस का तस रहा, कहीं स्मार्ट क्लासरूम बने लेकिन सड़कें और नालियां वैसी की वैसी ही रहीं। यानी तकनीक और सौंदर्यीकरण आगे निकल गए लेकिन बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर कई जगह पीछे छूट गया। और शायद यही वजह है कि पहली तेज बारिश आते ही शहरों की असली परीक्षा शुरू हो जाती है और वो एक्सपोज होना भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ उन परियोजनाओं की नहीं है जो बन चुकी है, कुछ ऐसी भी हैं जो बन ही नहीं पा रही। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में से एक है। करीब 1,04,000 करोड़ रुपए की लागत, करीब 1386 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला कॉरिडोर। दावा है कि इसके पूरा होने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी करीब 180 किलोमीटर कम हो जाएगी। समय भी कम लगेगा, सफर का समय लगभग आधा रह जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। माल ढुलाई सस्ती होगी, कारोबार तेज होगा और देश के सबसे बड़े आर्थिक कॉरिडोर को नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन इतनी बड़ी परियोजना की रफ्तार सिर्फ 87 किलोमीटर की वजह से अटक गई। गुजरात में बड़ोदरा से विरार सेक्शन के 3 पैकेज, जुजुआ गांदेवा, करवड़ जुजुआ और तलसारी करवड़, इन 3 हिस्सों की कुल लंबाई करीब 87 किलोमीटर है। साल 2021 में इन तीनों का ठेका एक ही कंपनी को दिया गया, लेकिन काम तय रफ्तार से आगे नहीं बढ़ा। 2 पैकेजों का कॉन्ट्रैक्ट साल 2023 में देरी की वजह से रद्द कर दिया गया, फिर दोबारा टेंडर निकाला गया और हैरानी की बात यह रही कि सबसे कम बोली लगाने के कारण वही कंपनी जो पहले हटाई गई थी वो फिर से ठेका जीत गई। आज करीब 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 87 किलोमीटर में 20% काम भी पूरा नहीं हो पाया, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावे आते रहे। यानी देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की पूरी टाइमलाइन कुछ छोटे हिस्से की वजह से प्रभावित हो रही है। अब यहां 2 अलग अलग दावे हैं। निर्माण कंपनी का कहना है कि NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने समय पर जमीन उपलब्ध नहीं करवाई, इसलिए काम आगे नहीं बढ़ पाए। वही NHAI का कहना है कि देरी की वजह कंपनी का कमजोर प्रदर्शन, अनुबंध से जुड़े विवाद और कानूनी मुकदमे। सच चाहे जो भी हो, लेकिन आम आदमी के लिए नतीजा एक ही है, परियोजना समय पर पूरी नहीं हो रही, लागत बढ़ती है, समय बढ़ता है और विकास का वादा भी आगे खिसकता जाता है। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ इस बात का नहीं रह गया कि कितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सवाल ये भी है कि क्या उन्हें तय समय पर पूरा किया भी जा रहा है, क्या निर्माण की गुणवत्ता तय मानकों पर खरी उतर रही है। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे चौंकाने वाली तस्वीर अभी बाकी है, क्योंकि अब बात किसी सड़क की नहीं, किसी स्टेशन की नहीं, बल्कि एक ऐसे अस्पताल की करेंगे जो 6 साल से सिर्फ सरकारी कागजों में मौजूद है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर खजराना में 100 बेड के एक सरकारी अस्पताल को मंजूरी मिली। सरकार ने डॉक्टरों के पद स्वीकृत किए, नर्सों के पद स्वीकृत किए, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सपोर्ट स्टाफ, कुल 87 पद नियुक्तियां हुई, ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुए, लेकिन अस्पताल आज तक बना ही नहीं है। ना जमीन मिली, ना बिल्डिंग बनी, ना वार्ड बने, ना मरीज आए। यानी सरकारी पोर्टल पर अस्पताल मौजूद था, लेकिन जमीन पर उसका कोई पता नहीं था। जिन कर्मचारियों की पोस्टिंग वहां दिखाई गई, उन्हें दूसरे अस्पतालों में काम करना पड़ा और जिन लोगों के लिए अस्पताल बनाया गया था, उन्हें आज भी दूसरे सरकारी अस्पतालों की लंबी कतारों में जाना पड़ता है। ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही खबर नहीं है, ये प्लानिंग फेलियर का भी उदाहरण है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बजट पास करने से नहीं बनता। इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन पर बनता है, समय पर बनता है और जनता के इस्तेमाल में आने पर ही उसका मतलब बनता है। अब इन सभी घटनाओं को समग्रता में देखें तो इन सभी घटनाओं की वजहें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इनसे उठने वाला सवाल लगभग एक जैसे हैं। क्या मेंटेनेंस को उतनी ही प्राथमिकता मिलती है जितनी उद्घाटन को? क्या डिजाइन बनाते समय प्राकृतिक घटनाओं को ध्यान में रखा भी जाता है कि नहीं? क्योंकि अब सवाल सिर्फ इन 4 घटनाओं का नहीं है, सवाल उस पूरे मॉडल का है जिसके सहारे हम आने वाले भारत के शहर बनाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर 5000 साल पहले की सभ्यता हमें पानी के साथ जीना सिखा सकती थी, तो 21वीं सदी का भारत इतनी तकनीक, इतने संसाधन और इतने अनुभव के बावजूद उससे कमतर नहीं होने चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाले वर्षों में मौसम और ज्यादा अनिश्चित होगा और अगर
आज की परियोजनाएं इन्हें ध्यान में रखकर नहीं बनेंगी तो आने वाले वर्षों में मरम्मत पर उतना ही पैसा खर्चा होगा जितना आज निर्माण में हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? उस आम नागरिक को, हमको, आपको, जो टैक्स देता है, टोल देता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? स्मार्ट सिटीज़ के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। कि मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, इसे लिखा था हमारी साथी खुशबू ने, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।